Welcome back to our channel Study Why. With Study Why, study more and study hard and get your dreams come true. So starting with Study Why, तो हम जैसे डिस्कस करते हैं हमेशा शुरुआत करने से पहले हम लेके आते हैं आपके लिए एक नई मोटिवेशन जिसकी आपको ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन की ज़रूरत हर इंसान को होती है, हर पड़ाव पे होती है, ज़िंदगी के हर लाइफ में हर पॉइंट पे होती है। तो हमेशा आदमी को मोटिवेटेड रहना चाहिए और अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज की मोटिवेशन हम लाए हैं कुछ नई सी ढूंढ के आपके लिए। आपने सबने एपीजे अब्दुल कलाम की थॉट पढ़ी होगी और बहुत लोगों ने सुनी होगी। क्या कहा था उन्होंने? ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप। ये सबने सुना है, सबके लिए कॉमन हो गया। ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। क्या नहीं करने देते? जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है ना? लेकिन ये इतनी कॉमन हो गई ये चीज कि लोगों को समझ में नहीं आ पाती। तो इस थॉट को ही थोड़ा घुमा के बनाया गया है इस वे में, दूसरे वे में, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ सके। क्योंकि लोगों ने एपीजे साहब की बात को थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया है। हर जगह जो बातें सुनते रहते हैं ना, तो आप यूज्ड हो जाते हैं। तो उसी वे में एक नई थॉट मैं आपके लिए लाया हूं। क्या कहती है ये थॉट? ये कहती है थॉट, ड्रीम्स डू देयर वर्क। ड्रीम्स अपने काम करते हैं, सपने अपना काम करते हैं। व्हेन यू डू योर्स, जब आप अपना काम करते हैं। आपके सपने जब ही तो सच होंगे जब आप अपना काम करते रहेंगे, जब आप उनके पाने के प्रति मेहनत करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी होगा। साहब ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और आप रात में उठ रहे हैं और मूवी देख रहे हैं कि मैं सो तो रहा ही नहीं। भाई सो थोड़ी रहा हूं मैं, सपने सच हो जाएंगे। इस तरह सपने सच नहीं होते। आपको उनके लिए काम करना होता है, कंसिस्टेंसी चलानी होती है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है, चीजों को उनके फेवर में लेना होता है और लगातार मेहनत करनी होती है। तो लगातार मेहनत करने के लिए जुड़े रहिए स्टडी वाई से। तो आज का हम शुरू करते हैं ट्रायंगल चैप्टर, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस चल रही थी। तो उसी प्रीवियस वीडियोस के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक पॉइंट्स जो हमारे चल रहे थे। ठीक है ना? और नई थ्योरम्स जो आपके ट्रायंगल चैप्टर में आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो शुरू करते हैं बेसिक पॉइंट्स के साथ। सो कल की वीडियो के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? तो और ये किस टाइप के होते हैं? दो तरीके के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरे होते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो किस टाइप के होते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर? सपोज करो ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है। इस एंगल का हमने नाम ले लिया थीटा। क्या नाम ले लिया हमने इस एंगल का? थीटा। और अगर इस एंगल के अंदर से हम इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दें, ये भी θ/2 हो जाए और ये वाला भी θ/2 हो जाए। अगर ये वाला भी θ/2 हो जाए और ये वाला भी θ/2 हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन। इसे क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया ना? ये कोई एंगल है थीटा। उस थीटा को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटा तो कैसे बट गया वो? θ/2 और θ/2। तो ये क्या हो गई हमारी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लाइन, जिस लाइन ने उसे दो भागों में बांटा। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जब हमने ये कोई एंगल थीटा बनाया था, तो ये जो लाइन है ये हमारी पूरी लाइन नहीं होगी। अब ये एंगल थीटा बन गया। तो इस एंगल के लिए एक एंगल एक्सटीरियर भी तो बचा, अल्फा। ये एंगल अल्फा भी तो बचा। अब तक हमने सिर्फ इतनी बात देखी थी इंटीरियर एंगल में, क्योंकि हमें इसी एंगल की बात करनी थी। लेकिन अब हमें बाहर वाली बात भी अगर हम देखें, मतलब इसके इधर की साइड, इस एंगल के इधर की साइड अगर हम देखें, तो ये एंगल अल्फा भी तो बच रहा होगा।
जो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल तो कल भी पढ़ाया था कि स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180, तो अल्फा क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो अगर ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये तो मैंने आपको बता दी, ये हो गया इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये थीटा क्या था इंटीरियर एंगल, और ये जो अल्फा है एक्सटीरियर एंगल, इस थीटा का एक्सटीरियर एंगल। और इस अल्फा को दो बराबर भागों में कोई लाइन बांटती है, इस अल्फा को दो बराबर भागों में कोई लाइन बांटती है, किस भाग में अल्फा बाय 2 में और अल्फा बाय 2 में। तो ये लाइन कहेगी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन कहलाएगी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के मैंने आपको बात पहले भी बताई थी बात, बाई का मतलब दो होता है और सेक्टर का मतलब भाग होता है, तो दो भागों में बांट रही है ना अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2, ऐसे यहाँ थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2। तो यहाँ पे भी हमने किसका इस्तेमाल किया बाइसेक्टर का। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी बाइसेक्टर शब्द का इस्तेमाल हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब ये दोनों एंगल आपने पढ़ लिए, तो इसका आपका यूज क्या हुआ, जब ज्योमेट्री में आपका क्या यूज आएगा इन एंगल्स का। तो इन एंगल पे बेसिस एक रिजल्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एक रिजल्ट निकल के आता है। क्या रिजल्ट होता है वो, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और हमने एक लाइन पास कराई, इस लाइन के पास होने की वजह से ये एंगल हो गया थीटा जो कि इंटीरियर एंगल है, ये एंगल हो गया अल्फा जो कि एक्सटीरियर एंगल है। पता चल गया ना, ये हो गया थीटा, ये हो गया अल्फा, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। अब इस इंटीरियर एंगल का हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, दो भागों में बांटने वाला एंगल बाइसेक्टर खींचा। ऐसे ही एक एक्सटीरियर एंगल का एक और एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया अल्फा बाय 2, ये वाला क्या हो गया अल्फा बाय 2, ये क्या हो गया थीटा बाय 2, और ये भी क्या हो गया थीटा बाय 2। हो गया ना, हो गया अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम जोड़ते हैं अल्फा बाय 2 और थीटा बाय 2 को, मतलब कि अगर हम जोड़ते हैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि क्यों होगा, अगर हम प्रूव करने की बात करें तो क्यों होगा, क्योंकि अब ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या बचेगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा ही तो बचेगा ये वाला एंगल। भाई ये वाला एंगल क्या है थीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस थीटा। तो अब आप इसमें पुट करके देखो, मतलब पूरा पुट करके देखोगे तो एंगल की वैल्यू क्या आएगी अल्फा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कि जो ये लाइन बन रही है, ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो भी एंगल होगा गामा मान लो, वो गामा अल्फा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 का भाग होगा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अब अगर हम इसे प्रूव करने लगे कि ये कैसे हुआ, तो आप ले जाओ क्या 180 इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा कर लिया, 180 इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, ये इधर चला गया और 2 से डिवाइड कर दो। भाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो 90 डिग्री इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, यही तो हो गया ना, यही तो हो गया ना, और हमें यही तो चाहिए था, तो हो गया ये प्रूव। तो ये हो गए हमारे एंगल बाइसेक्टर्स। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फर्दर मूव करते हुए हम डिस्कस करते हैं आगे के कुछ पार्ट्स और कुछ नए तरीके के एंगल्स। आई होप आपको ये सब पता होंगे, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, क्योंकि अब तो 5 मिनट लगेंगी, लेकिन अगर आपके अंदर कंफ्यूजन रह गया ना तो बाद में क्वेश्चन करने में दिक्कत उतनी बढ़ जाएगी। तो डिस्कस करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सपोज करो ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है ना, ये पॉइंट O है।
ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जो इन दोनों लाइनों से एंगल बनेंगे दोनों अपोजिट एंगल होंगे, वो दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल हमेशा वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बशर्ते क्या कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इक्वली काट रही हो। तो कैसे काट रही है? जैसे दो लाइन है, ये दोनों लाइन जा रही है, तो इन दोनों लाइनों का जो एंगल अपोजिट होगा उसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। कैसे होंगे ये दोनों एंगल? हमेशा इक्वल होंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90, जिन एंगल का सम 90 हो, उनका वो एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज करो ये दो लाइन है, अब ये एंगल, ठीक है ना, और ये एंगल, दैट इज अगर हम इसे मान ले ए एंगल, और इसे मान ले और बी एंगल, और ए एंगल प्लस बी एंगल 90 बन रहा है। सपोज करो ए एंगल 45 है, बी भी 45 ही होगा जब भी तो 90 बनेगा। ए अगर 60 है तो बी 30 होगा जब भी तो 90 बनेगा। तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बन रहा हो, उन एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं दो एंगल जिनका सम क्या बन रहा हो? जिनका सम 180 बन रहा हो। दो एंगल है अब हमारे, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है। इन दोनों को अगर प्लस करके 180 डिग्री बन रहा है, अगर इन दोनों को सम करके 180 डिग्री बन रहा है, तो वो क्या कहे जाएंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस बात को ध्यान में रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कह के भी सवाल पूछ लेता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है। तो इस बात को ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल का सम 90 होना, और सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल का सम 180 होना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल का सम 90 होना, सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल का सम 180 डिग्री होना। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। तो अगले पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनके बारे में सबको पता होगा, 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, पैरेलल लाइन का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था, जिनका एंगल 180 डिग्री हो। दो लाइन अगर पैरेलल हो और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब उन्हें काटेगी तो ये एंगल और ये एंगल फर्स्ट लाइन के साथ ये वाला एंगल और सेकंड लाइन के साथ ये वाला एंगल जो होंगे वो होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस बात से ध्यान रखना, जब भी आपको ये निकाला दिया जाए जहाँ पे आपको जेड बन रहा हो, जिस भी फिगर में आपका जेड बन रहा हो, तो जेड बन रहा होगा तो जेड के जो दोनों एंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, और इन्हें क्या कहा जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहा जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल की। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? अगर हम सपोज कर ले दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन सपोज कर ली, अब उन पे एक ट्रांसवर्सल हमने डाल दी, एक ट्रांसवर्सल मतलब एक बड़ी लाइन हमने डाल दी जो किसी भी एंगल पे बन रही है। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन डलेगी तो ये एंगल बनाएगी भाई, एक एंगल ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये, तो एक ये वाले एंगल की तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बना दी। अगर हम इसका नाम रख ले 1 और इसका रख ले 2, तो 1 और 2 तो आपस में बराबर होंगे। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। और अगर हम बात करें कोरस्पोंडिंग एंगल की, तो एंगल 2 और एंगल 3 जो कि ऊपर है, एंगल 2 और एंगल 3 जो कि ऊपर है, वो भी बराबर होंगे। अब ये कैसे निकल के आ रहा है? क्यों बराबर होंगे? अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी
कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हो तो उन दोनों के जो अपोजिट एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी होता है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही तो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो गया? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 भी तो हो गया। इन्हें हम क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलते हैं अगले पार्ट पे, तो डिस्कस करते हैं 7th टाइप का एंगल। 7th टाइप का एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। क्या है को इंटीरियर एंगल? सपोज करो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काट दिया, जैसे कि पहली सारी प्रॉपर्टीज में हुआ है। पर क्या है इसमें कि कोइंटीरियर एंगल क्या होते हैं? हमने अब तक डिस्कस करा था ये वाला 1, ये वाला हमने डाला था 2, ये वाला हमने डाला था 3, लेकिन एक एंगल अब ये 4 भी तो है, ये एंगल एक 4 भी तो है। अगर हम 2 और 4 को प्लस करें, तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो तुम इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में एंगल निकलवाएगा तो ज्यादातर इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो क्या कहा गया है इसमें? अगर हम एंगल 2, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। वो क्या होगा हमारा? 180 डिग्री। ठीक है ना? अभी मैं प्रूव करा के दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रूव कराने का हमारे पेपर में कोई यूज नहीं है। आपको सिर्फ टिक लगाना है, आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। जो बेसिक बातें हैं वो मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपके कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। किसकी बात करेंगे अब? बताओ सभी। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स दो तरीके के होते हैं। एक तो एंगल्स पे बेस्ड होते हैं, एक साइड बेस्ड ट्राइंगल्स होते हैं। एक होते हैं एंगल बेस्ड ट्राइंगल्स, एक होते हैं साइड बेस्ड ट्राइंगल्स। अब एंगल बेस्ड जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में और ऑब्ट्यूज के एंगल के बारे में बताया था। अब आपको सबको याद ही होगा कि जो भी एंगल 90 से छोटा होता है, वो होता है एक्यूट एंगल। तो 90 से छोटे एंगल वाले ट्राइंगल को, जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हों, जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हों, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये थीटा, अल्फा और गामा तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हैं और इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है और तीनों के तीनों ही 90 से छोटे हैं। इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? इस ट्राइंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी ट्राइंगल, किसी भी तरीके का ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसे तुम लिख लो अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन बनते हैं और इसे अलग से भी समझाया जाएगा। उस अलग से समझाने का पर्पस ये है कि आपको अलग से इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई जाएंगी। तब मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी नई बातें बताऊंगा जो आपको पता भी नहीं होंगी। तो अभी आप ये बात पता करो बस कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे कोई पर्पस नहीं है कि इसका ऐसा ही दिखना जरूरी है। अगर आप इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा दोगे तो ये ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये राइट एंगल इधर लाना चाहते हो तो इधर भी आ जाएगा।
तो इसकी फॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री को दिखाने के लिए हम ऐसे शो करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। अब बात आई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल मैंने आपको बताया था, जो भी एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, जो भी एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 की लाइन तो आपकी कहां से जाती है, यहां से जाती है, और ये 90 से बड़ा हो गया ना, तो 90 से बड़ा हो गया तो ये क्या बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो जो भी एंगल, जिसका एक भी एंगल 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, वो क्या बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गए हमारे बेस्ड ऑन एंगल ट्राइंगल। ये सारे हमने एंगल के बेसिस पे बनाए हैं ना भाई। ये 90 से छोटे सारे एंगल हों तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, 90 से बड़ा अगर एक भी हो जाए, 90 से बड़ा एक हो जाएगा तो और दो तो 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि होगा तो सबका सम 180। क्योंकि ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है कि सबका सम सारे ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं उन सबका सम क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 180। अब एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो उन बचे हुए दोनों एंगल तो 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि 90 प्लस 90 तो ही तो 180 होता है। अब 90 प्लस 90 180 होता है। अब आपने एक एंगल आप कह रहे हो 90 से बड़ा है, सपोज करो मैंने ये एंगल 90 से बड़ा 100 ले लिया, तो अगला एंगल तो भाई आपको 80 लेना पड़ेगा, 80 ही तो लेना पड़ेगा, जब ही तो होगा आपका 180। अब 180 करने के लिए अगला आपको 80 लेना पड़ेगा, तो 80 क्या हो गया, 90 से छोटा हो गया ना। तो एक एंगल जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 से बड़ा आ जाए वो होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक 90 आ जाए, जिसमें एक 90 आ जाए। जब एक 90 आ जाएगा तो बचे हुए दोनों 90 से छोटे आएंगे, जब बचे हुए दोनों 90 से छोटे ही तो आएंगे भाई। एक या तो आ जाए 45 दोनों आ जाएं, या एक 30 60 आ जाएं, या कुछ भी आ जाएं भाई, एक 15 आ जाए और एक 90 माइनस 15 आ जाए, तो 90 माइनस 15 75 आ जाए। मतलब कि ऐसे कोई भी एंगल आ सकते हैं, लेकिन एक एंगल 90 होना चाहिए, कंपलसरी है। और यहाँ पे एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स पे। साइड पे बेस्ड जो ट्राइंगल होते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स जो कि बेस्ड होते हैं साइड्स पे। अभी हमने डिस्कस करे थे ट्राइंगल्स जो कि बेस्ड होते हैं एंगल पे। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स जो कि बेस्ड होते हैं किस पे, साइड्स पे। अब साइड्स पे बेस्ड होने वाले ट्राइंगल्स कितने हैं, वो 3 ही तरीके के हैं। वो 3 तरीके के ट्राइंगल्स कैसे हैं, पहला ट्राइंगल है स्केल एंड ट्राइंगल। पहला क्या ट्राइंगल है, स्केल एंड ट्राइंगल। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ढंग से करना, आधे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। ट्राइंगल क्या है, स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो दूसरी साइड के, और जिसका एक भी एंगल बराबर ना हो दूसरे एंगल के। ए, छोटा बी और छोटा सी, हम साइड्स को हमेशा डिनोट करते हैं ज्योमेट्री में स्मॉल लेटर्स से। किससे, स्मॉल लेटर्स से। बताओ, स्मॉल लेटर्स से। तो साइड को हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री में स्मॉल लेटर्स से, और एंगल को हम पॉइंट आउट करते हैं बड़े लेटर्स से। अब बड़े लेटर्स से हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी दे रखा है। ये हमने मान लिया ट्राइंगल, जिसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये जो पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के, इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं क्या, वर्टिसेस। इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिसेस। अब ये क्या हो गए, ये जो एंगल ए के साथ वाला जो एंगल है, ये वर्टिस ए के साथ वाला जो एंगल है, इसे नाम दिया जाएगा एंगल ए, और इसे नाम दिया जाएगा एंगल बी, और इसे नाम दिया जाएगा एंगल सी। जो वर्टिस के साथ एंगल होगा जो, उसका नाम होगा वही, लेकिन वो होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। लेकिन अगर आप साइड्स की बात करें तो एंगल बी के सामने जो भी साइड होगी, एंगल बी के सामने जो भी साइड होगी, उसी साइड का नाम होगा छोटा बी। छोटा बी, छोटा बी का मतलब क्या है, स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने जो भी साइड होगी उसी का नाम होगा छोटा सी, स्मॉल सी। क्या, स्मॉल सी।
एंगल्स ए के सामने जो भी साइड होगी उसका नाम होगा स्मॉल ए, उसका नाम क्या होगा? स्मॉल ए। तो जब ना तो कोई भी साइड दूसरी किसी साइड के बराबर हो, यानी कि ना स्मॉल ए इक्वल हो स्मॉल बी के, ना कि स्मॉल सी के, और ना ही एंगल ए बराबर हो एंगल बी के या एंगल सी के, जब तीनों चीज अलग अलग हो, सब चीज अलग अलग हो, कुछ भी बराबर ना हो, तो क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल। क्या होगा? स्केलेन ट्राइंगल। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। तो नाम में ही छुपा है इसके काम। तो नाम में ही छुपा है काम। तो जो ट्राइंगल ए बी सी जिसकी दो साइड बराबर हो, यानी कि ए बी अगर बराबर हो ए सी के, ए बी अगर बराबर हो ए सी के, और एंगल बी बराबर हो एंगल सी के, और एंगल बी बराबर हो एंगल सी के, क्योंकि ए बी बराबर होगी ए सी के, तो एंगल बी तो अपने आप ही बराबर होगा एंगल सी के। क्यों? क्योंकि ए के सामने वाली जो साइड होगी ये सी है, सी के सामने वाली साइड सी, और बी के सामने वाली साइड बी। जब ये दोनों बराबर होंगी तो इनके अब सामने वाला जो एंगल होगा वो भी बराबर ही होता है। जो साइड बराबर होती हैं उनके सामने कोई भी एंगल हो वो भी दूसरे एंगल के बराबर होगा, दूसरे एंगल के बराबर होगा। अगर बी साइड सी साइड के बराबर है तो एंगल बी भी सी एंगल के बराबर होगा ही होगा। ये हर जगह काम आएगी प्रॉपर्टी आपकी, ध्यान रखना। अब आए इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जो ट्रायंगल जिनके तीनों साइड बराबर हो, जिनके तीनों साइड बराबर हो, जिनकी तीनों साइड बराबर हो, और तीनों साइड बराबर होने के साथ साथ उनके तीनों एंगल भी बराबर हो। क्या हो? उनके तीनों एंगल भी बराबर हो। तो ऐसा तो होगा ही अगर ये एंगल है, ये साइड ए है, ये साइड सी है, ये साइड बी है, और ये दो तीनों की तीनों साइड और एंगल बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल तो बराबर होंगे ही। मतलब बी के सामने वाली साइड बराबर है ए के सामने वाली साइड के, और सी के सामने वाली साइड बराबर है सी एंगल के। तो दोनों ये तीनों अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे ही। मैं पहले ही बता चुका हूँ, साइड बराबर हैं तो एंगल बराबर होंगे ही। तो हमने डिस्कस कर लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल भी। अभी हम इन ट्रायंगल को बाद में अलग अलग भी पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में अलग अलग प्रॉपर्टीज बताएंगे, सबके एरिया बताएंगे कैसे निकलते हैं।